नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। सीधा आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। છે ન 12 બહુ નદીઓ છે, 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે છે, ન ખાણ ખનીજ હોય, ન કોઈ એવા ઉદ્યોગ ધંધા હોય, ખેતી ના હોય અને ઓછામાં પૂરું અહીંયા રણ હોય અને પેલી બાજુ પાકિસ્તાન હોય. કરશો શું એવું કહેતા. 10માંથી 9 ડાયમંડ મારી ગુજરાતની ધરતી પરથી આગળ વધતા હોય છે. साथियों, कुछ महीने पहले मैं दाहोद में आया था. वहां की रेल फैक्ट्री में ताकतवर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बन रहे हैं. आज गुजरात में बने मेट्रो कोच दूसरे देशों को एक्सपोर्ट हो रहे हैं. इसके अलावा मोटरसाइकिल हो, कार हो, गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां फैक्ट्रियां लगा रही है. गुजरात में हवाई जहाज के अलग अलग पार्ट्स बनाने और उनके एक्सपोर्ट का काम पहले से ही चल रहा था. अब वडोदरा में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाने का काम शुरू हुआ है. આપણા ગુજરાતમાં વિમાન બને એટલે આનંદ થાય કે ના થાય? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का भी गुजरात बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है. मैं कल 26 तारीख को हंसलपुर जा रहा हूं. वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है. आज जितने भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन रहे हैं, गुजरात अब सेमी कंडक्टर सेक्टर में भी बड़ा नाम करने जा रहा है. टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, गुजरात की पहचान बन चुकी है. दवाएं हो, वैक्सीन हो, ऐसे फार्मा उत्पादन के मामले में भी देश का करीब करीब 1/3 एक्सपोर्ट गुजरात से होता है. साथियों, आज भारत सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसमें गुजरात की भागीदारी सबसे अधिक है. હમણાં હું એરપોર્ટથી આવતો હતો, ભવ્ય રોડ શો કર્યો. વાહ, કમાલ કરી આપે. પણ રોડ શો તો ભવ્ય હતો, પણ લોકો ધાબા ઉપર ઉભા હોય, બાલ્કનીમાં ઉભા હોય, તો સ્વાભાવિક રીતે હું એમને આદરપૂર્વક નમન કરતો હતો. પરંતુ મારી નજર ફરતી હતી ચારે બાજુ અને મેં જોયું કે લગભગ મોટા ભાગના ઘરોના ધાબામાં રૂફટોપ સોલાર પાવરના પ્લાન્ટ દેખાતા હતા. गुजरात ग्रीन एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स का भी एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. गुजरात देश की पेट्रोकेमिकल जरूरतों को पूरा करने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. जो हमारा प्लास्टिक उद्योग है, सिंथेटिक फाइबर है, फर्टिलाइजर है,
दवाएं हैं, पेंट इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स है, इनका सबसे बड़ा आधार पेट्रोकेमिकल सेक्टर ही है। गुजरात में पुराने उद्योगों का विस्तार हो रहा है। મને યાદ છે આપણે ઘણીવાર માથે હાથ મૂકીને રડતા જ રહેતા હતા. આજથી 30 વર્ષ પહેલાના જે લોકો દિવસે રોદડા રોતા હતા, મિલો બંધ થઈ ગઈ, મિલો બંધ થઈ ગઈ, મિલો બંધ થઈ ગઈ. એ તમે રોજ એ જ ચાલતું હોય અને કોઈ પણ નેતા આવેલા એ છાપાવાળા આપણે એ જ પૂછે, બોલો મિલો બંધ થઈ ગઈ શું કરશો? રાત તો કોંગ્રેસનું હતું, પણ એક જ વિષય. આજે ગુજરાત ये ભૂંગળા ભલે બંધ થયા પણ ઠેર ઠેર એણે વિકાસના વાવટા ફરકાવી દીધા છે. नए उद्योगों की नींव रखी जा रही है और ये सारे प्रयास आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहे हैं. इससे गुजरात के युवाओं के लिए रोजगार के लगातार अवसर बन रहे हैं. साथियों, उद्योग हो, खेती किसानी हो या फिर टूरिज्म हो, इनके लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है. बीते 20-25 साल में गुजरात की कनेक्टिविटी का कायाकल्प हो चुका है. आज भी यहां रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है. सर्कुलर रोड यानी सरदार पटेल रिंग रोड अब और चौड़ी हो रही है. अब ये 6 लेन की चौड़ी सड़क बन रही है. इससे शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी. इसी तरह विरमगाम खुदड़ रामपुरा रोड, उसको चौड़ा होने से यहां के किसानों को, उद्योगों को सुविधा मिलेगी. ये जो नए अंडरपास है, रेलवे ओवरब्रिज है, ये शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे. साथियों, एक समय था जब लाल रंग की पुरानी बसें ही चला करती थी. लाल बस, क्या जसो तो लाल बस में. लेकिन आज यहां बीआरटीएस जनमार्ग और एसी इलेक्ट्रिक बसें नई सुविधाएं दे रही है. मेट्रो रेल का भी तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे अहमदाबादियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित हुई है. साथियों, गुजरात के हर शहर के आसपास एक बड़ा औद्योगिक गलियारा है. लेकिन 10 साल पहले तक पोर्ट और ऐसे इंडस्ट्री क्लस्टर्स के बीच में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की कमी खलती थी. आपने 2014 में मुझे दिल्ली भेजा तो मैंने गुजरात की समस्या को भी दूर करने का काम शुरू किया. 11 सालों में करीब 3000 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक गुजरात में बिछाए गए हैं. गुजरात में रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है. आज भी जो रेलवे प्रोजेक्ट गुजरात को मिले हैं, इससे किसानों, उद्योगों और श्रद्धालुओं सभी को लाभ होगा. साथियों, हमारी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों को सम्मान का जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा रामापीरनो टेकरो एयरपोर्ट તમે જતા આવતા રામાપીરનો ટેકરો. पूज्य बापू गरीब की गरिमा पर बहुत बल देते थे.
आज साबरमती आश्रम के प्रवेश द्वार पर बने गरीबों के नए घर इसका एक साक्षात उदाहरण बने हैं। गरीबों को 1500 पक्के घर मिलना यानी असंख्य नए सपनों की नींव पड़ना है। इस बार नवरात्र पर, दिवाली पर इन घरों में रहने वालों के चेहरे की खुशी और ज्यादा होगी। इसके साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बापू के साबरमती आश्रम का नवीनीकरण भी हो रहा है। हमारे दो महापुरुष सरदार साहब का भव्य स्टैच्यू हमने काम पूरा किया। मैं उसी समय साबरमती आश्रम का काम करना चाहता था, लेकिन केंद्र सरकार उस समय हमारे अनुकूल नहीं थी, शायद वो गांधी जी के भी अनुकूल नहीं थी, और उसके कारण मैं उस काम को कभी आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन जब से आपने मुझे वहां भेजा है, तो जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो भव्य स्मारक देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बना है, जब साबरमती आश्रम के नवीनीकरण का काम पूरा होगा, मेरे शब्द लिख करके रखना दोस्तों, दुनिया के लिए शांति की सबसे बड़ी प्रेरणा भूमि ये हमारा साबरमती आश्रम बनने वाला है। साथियों, हमारे श्रमिक परिवारों को बेहतर जीवन मिले, ये हमारा मिशन रहा। इसलिए कई साल पहले हमने गुजरात में झुग्गी वालों के लिए पक्की गेटेड सोसाइटी बनाने का बीड़ा उठाया। बीते सालों में गुजरात में झुग्गियों की जगह मकान बनाने के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे किए गए। अभियान लगातार जारी है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उसको पूजता है। मैंने इस बार लाल किले से कहा था, पिछड़ों को प्राथमिकता, शहरी गरीबों का जीवन आसान बनाना भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा। हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। आज इस स्कीम की वजह से देश के लगभग 70 लाख रेहड़ी पटरी और ठेले वाले भाई बहनों को बैंकों से लोन मिल रही है। संभव हुआ है सब। गुजरात के भी लाखों साथियों को इसका फायदा हुआ है। साथियों, बीते 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। दुनिया के लिए भी अजूबा है इतना बड़ा आंकड़ा। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, विश्व के सभी अर्थवेत्ता आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ये गरीब जब गरीबी से बाहर निकलता है ना, तब वो नियो मिडिल क्लास के रूप में एक नई ताकत बनकर के उभर रखता है। आज ये नियो मिडिल क्लास और हमारा पुराना मिडिल क्लास दोनों देश की एक बहुत बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास दोनों को सशक्त करना। આપણા અમદાવાદના ભાઈઓ, એમના માટે તો ખુશી ખબર જ હોય, જે દિવસે બજેટમાં
12 લાખ રૂપિયાની આવક ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ માફ કરી દીધો ને તો વિપક્ષવાળાને સમજણ નહોતી પડી આ કેવી રીતે થાય. અને સાથીઓ, તૈયારી કરો. હવે અમારી સરકાર જીએસટીમાં પણ રિફોર્મ કરી રહી છે અને આ દિવાળી પહેલા એક મોટી भेंट सोगात તમારા માટે તૈયાર થઈ રહી છે. और जीएसटी रिफॉर्म के कारण हमारे लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी और बहुत सी चीजों पर टैक्स भी कम हो जाएगा. इस बार की दिवाली पर व्यापारी वर्ग हो या फिर हमारे बाकी परिवारजन, सबको खुशियों का डबल बोनस मिलने वाला है. साथियों, अभी मैं पीएम सूर्यघर की बात कर रहा था. अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से हम बिजली बिल जीरो कर रहे हैं. गुजरात में अभी तक इस स्कीम से करीब 6 लाख परिवार जुड़ चुके हैं. इन परिवारों को सरकार की तरफ से अकेले गुजरात में ही 3,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं. इससे अब उनको हर महीने बिजली बिल में बड़ी बचत हो रही है. साथियों, अहमदाबाद शहर आज सपनों और संकल्पों का शहर बन रहा है. लेकिन एक समय था जब लोग अहमदाबाद को गर्दाबाद कहकर मजाक उड़ाते थे. चारों तरफ उड़ती धूल, मिट्टी, कूड़े कचरे के ढेर, यही शहर का दुर्भाग्य बन गया था. मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता के मामले में अहमदाबाद देश में नाम कमा रहा है. ये हर अहमदाबादी के सहयोग से संभव हो पाया है. लेकिन साथियों, ये स्वच्छता, આ સ્વચ્છતાનું અભિયાન એક દિવસનું નથી. એ પેઢી દર પેઢી રોજે રોજ કરવાનું કામ છે. સ્વચ્છતા એ સ્વભાવ બનાવીએ તો જ ધાર્યું પરિણામ મેળવી શકીએ. સાથીઓ, આપણી આ સાબરમતી નદી કેવા હાલ હતા. एक सूखा नाला हुआ करता था. सर्कस होते थे उसमें, बच्चे क्रिकेट खेलते थे. अहमदाबाद के लोगों ने संकल्प लिया कि स्थिति को बदलेंगे. अब यहां की साबरमती रिवर फ्रंट इस शहर का गौरव बढ़ा रहा है. साथियों, कांकरिया झील का पानी भी खरपतवार की वजह से हरा और बदबूदार रहता था. आसपास टहलना भी मुश्किल होता था और असामाजिक तत्वों के लिए पसंदीदा जगह तो हुई करती थी. वहां से कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता था. आज ये घूमने फिरने की सबसे बेहतरीन जगह बन चुकी है. तालाब में बोटिंग हो या किड सिटी में बच्चों के लिए मस्ती और ज्ञान का संगम, ये सब अहमदाबाद की बदलती तस्वीर है. કાંકરિયા કાર્નિવલ હવે તો અમદાવાદનું મોટું ઘરેણું બની ગયું છે. એણે અમદાવાદની નવી પહેચાન ઊભી કરી દીધી છે. साथियों, अहमदाबाद आज टूरिज्म का एक आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है. अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है. पुराने दरवाजे हो, साबरमती आश्रम हो या यहां की धरोहरें, आज हमारे शहर पूरी दुनिया के मानचित्र पर चमक रहा है. अब टूरिज्म के नए और आधुनिक तौर तरीकों का भी यहां तेजी से विकास हो रहा है. અને આપણે જ્યારે ટુરિઝમની વાત કરીએ ને ત્યારે ગુજરાત તો દસાડા દફતરમાં એનું નામ જ નહોતું.
ટુરિઝમની વાત આવે એટલે ગુજરાતના લોકો કહે ચાલો જરા આબુ જઈએ અને દક્ષિણ ગુજરાતવાળા દીવ દમણ જાય. આ બે છેડે આપણી દુનિયા હતી. અને ધાર્મિક રીતે જો જણારા લોકો હોય તો સોમનાથ જાય, દ્વારકા જાય કે અંબાજી જાય, 4-5 કાંઈ ન મળે. આજે ગુજરાત ટુરિઝમ માટેનું એક મહત્વનું ડેસ્ટિનેશન બની ગયું. એ કચ્છના રણમાં સફેદ રણ જોવા માટે દુનિયાને ઘેલું લાગે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવાનું મન થાય. બેટ દ્વારકાનો બ્રિજ જોવા લોકો આવે, ગાડીમાં ઉતરીને પેદલ ચાલે. એકવાર નિર્ણય કરીએ ને દોસ્તો, પરિણામ આવીને રહેતું હોય છે. આજે अहमदाबाद कंसर्ट इकोनॉमी का बड़ा केंद्र बन रहा है. कुछ महीने पहले जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट यहां हुआ, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई है. 1 लाख की सीटिंग कैपेसिटी के साथ अहमदाबाद का स्टेडियम भी सबके आकर्षण का केंद्र है. ये दिखाता है कि अहमदाबाद बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी करा सकता है और बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए भी तैयार है. साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे त्योहारों का जिक्र किया था. ये त्योहारों का मौसम है. अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं. ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए.